सुजाता पांडे जी, मैं कहता हूं कि इस चुनाव में कुछ नैरेटिव सब तरफ से ऐसे चलाए गए जिनका मेरी जैसे सामान्य व्यक्ति को समझ में आता है कि अब ये जनता को तय करना है कि भाई रस्सी उछाल के कहा कि सांप है, इधर वालों ने भी कहा उधर वालों ने भी कहा, क्या अब नसीब और जनता की समझ इससे तय हो जाएगा कि किसकी रस्सी को सांप समझा और किसकी रस्सी को रस्सी समझा। इधर से भी उधर से भी दोनों तरफ बोले संविधान खत्म, लोकतंत्र खत्म, चुनाव नहीं होगा। और जब आदमी बोलता है तो फिर भाई एक तरफा ही बोलता है, फिर तो उस वक्त तो कोई काउंटर होता नहीं माइक पर। इस देश में दर्जन भर लोग निर्विरोध निर्वाचित हो चुके, लेकिन सूरत के बाद से विपक्षी नेताओं ने लगातार ये ट्वीट किया कि देखा अब चुनाव नहीं होगा, वोट नहीं पड़ेगा, बिना वोट के जीत जाएंगे। 12 से ज्यादा लोग बिना वोट के भारत की लोकसभा में आ चुके, जिसमें एससी जमीर भी थे, जिसमें पीएम शहीद भी थे, जिसमें डिंपल यादव भी नहीं। तब लोकतंत्र खत्म नहीं हुआ, तब संविधान भी खाया पिया रहा, संविधान भी च्यवनप्राश खा के हृष्ट पुष्ट रहा। अब वो कह रहे हैं कि भाई साहब देख लो तो चुनाव खत्म, अब कहां चुनाव। ये दोनों तरफ से रस्सी को उछालकर सांप क्यों कहा जा रहा है? मुझे लगता है कि भारत की जनता इस डिजिटल युग में और जिस तरह से अगर आप अपने कार्यक्रम को भी देख ले, कितने लोग देखते हैं और उसमें बहस का हिस्सा बनती है, तो मुझे नहीं लगता कि जनता को बेवकूफ बनाना अब इतना आसान है। जैसे ईवीएम के होते हुए वो बैलेट बॉक्स वाली घटनाएं अब नहीं हो सकती, वैसे ही ये एक नैरेटिव चला के आप जनता से उम्मीद नहीं कर सकते कि आपको काउंटर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। क्योंकि अगर आप अमेठी की ही बात कर ले, रायबरेली की ही बात कर ले, तो अगर आप रायबरेली की बात करते हैं तो सोनिया गांधी रायबरेली छोड़ के क्यों भागे अमिताभ जी? उसका कारण ये था अमिताभ जी कि 2014 में सोनिया गांधी का परसेंटेज, जो जीत का मार्जिन था, वो कम हुआ और भाजपा का बढ़ा। 2019 में 2014 के मुकाबले वो जो परसेंटेज ऑफ मार्जिन था वो 38% भाजपा को वोट मिला। और 2022 में जब चुनाव हुए तो 5 निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस पूरी तरह से हार गई। और जब सर्वे हुआ तो ये पता चला कि सोनिया गांधी जैसी दिग्गज नेता जो आला कमान है कांग्रेस की, वो भी हार सकती है। इसीलिए वो राज्यसभा की रोड पकड़ी उन्होंने, वो भी राजस्थान से। अमेठी का भी यही हाल था। स्मृति ईरानी ने तो अभी उनको 2019 में हराया, लेकिन 14 का अगर आप रिजल्ट देखें तो उस समय भी जो राहुल गांधी के जीत का मार्जिन था वो कम हुआ था। मुलायम सिंह यादव का तो इंटरव्यू है इस पर टीवी रिकॉर्डेड कि भाई अगर सोनिया गांधी का फोन नहीं आता और समाजवादी पार्टी का समर्थन नहीं मिलता तो 14 में ही राहुल गांधी हार जाते। और ऐसी आप किसी भी संसदीय क्षेत्र में देख लीजिए, कन्नौज में डिंपल यादव हार गई। जब डिंपल यादव हार गई थी तो वो चेहरा तो अखिलेश यादव का ही था, डिंपल यादव तो नाम मात्र थी, पर वो हार गई। आज कन्नौज में क्या अखिलेश यादव कह सकते हैं कि वो निर्विरोध जीत जाएंगे? और आज उनकी भी धुकधुकी लगी हुई है, वायनाड में लगी हुई है। तो ये बात तो दर्शाता है अमिताभ जी कि जनता जो है वो होशियार हो चुकी है, वो अपने मुद्दों को पहचानती है, वो जानती है कि कौन मेरा काम करेगा और कौन सिर्फ चुनावी यहाँ टूर करने आएगा। वही राहुल गांधी से क्वेश्चन पूछा, आपकी एक रिपोर्टर गए थे तो उनको क्वेश्चन पूछा कि राहुल गांधी को आप क्यों नहीं सपोर्ट करते, तो उन्होंने जनता को ये मालूम था कि अपने 10 साल के कार्यकाल में 2004 से 14 के बीच में राहुल गांधी ने संसद में अमेठी को लेके एक भी प्रश्न नहीं पूछा। क्या अमेठी लंदन बन गई थी या न्यूयॉर्क बन गई थी कि उसके पास समस्याएं नहीं थी? तो ये जनता को पता है अमिताभ जी। ठीक, अशोक यादव जी, अब तो रिश्तेदारी हो गई है, गांठ जोड़ ली है, या यूं कह लो भाई एक एक पांव दोनों को बंधा है, गंगा में है नहा रहे, तो ना आप अकेले भाग सकते हैं ना वो। तो अमेठी और रायबरेली में ये थोड़ी बहादुरी की कमी दिख रही है, नहीं? बड़े नेताओं को थोड़ा बहादुर होना चाहिए, मुस्काइए नहीं, कुछ कुछ सच भी बोल दिया करिए कभी। बड़े नेताओं को बहादुर होना चाहिए, तब अशोक यादव सुधा मिश्रा में ताकत आएगी, नहीं? वरना टीवी पे आदमी ने बोला, घर में चर्चा करता है कि खुद की हिम्मत नहीं पड़ रही, हमसे कह रहे वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, कुर्बानी दो। अशोक जी नहीं, अमिताभ जी देखिए, बहादुरी की बात आप किए हैं तो मुझे 56 इंच का सीना याद आ गया। जो 56 इंच का सीना कहता था
कि चाइना को लाल आंख दिखाना, हजारों किलोमीटर की जमीन बफर जोन बना के छोड़ दिया 56 इंच ने। बहादुरी की कमी देखिए, न समाजवादियों के अंदर है, न तो कांग्रेस पार्टी के अंदर है। अमेठी रायबरेली के जहां तक सवाल है, वो सवाल आपको 1-2 दिन में सॉल्व हो जाएगा। और जब तक वो सवाल सॉल्व नहीं होगा अमिताभ जी, तब तक भारतीय जनता पार्टी की धुकधुकी बंधी है। धुक धुक मतलब हार्ट बीट गड़बड़ रही है, इसीलिए उसको रोक के रखा गया है कि कुछ दिन तक और हार्ट बीट की जो है बढ़ा के रखी जाए, और बाद में जो थोड़ा और समय आने दीजिए नजदीक। और जब प्रत्याशी घोषित होगा, तो जिस तरह से यहाँ पे बातें चल रही है ना कि राहुल गांधी हार गए, ये हो गया वो हो गया, सोनिया जी चली गई डर के मारे, अरे ऐसी बातें नहीं है। जब तक ऊंट पहाड़ नहीं देखा रहता तब तक तो बहुत बोलता है। रह गई बात अमेठी रायबरेली, मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूं, इतना बंपर विजय वहां से अमेठी रायबरेली से होने जा रही कांग्रेस पार्टी की कि उसको इतिहास में दर्ज होगी वो बंपर विजय। अमिताभ जी, हम समाजवादी लोग कभी नहीं डरते हैं, हम हमेशा जो है बुरे से बुरे परिस्थिति में भी अपने आप को सरवाइव करने का गुर हमने सीखा है। यही है, डार्विन का सिद्धांत भी है। ठीक है अशोक भाई, ठीक एक बात ठीक, अरे ठीक है, डार्विन तक कहा जा रहे, आजमगढ़ में जो बात समझ में आए वो उसमें चलो डार्विन चले जाओगे तो कहाँ आदमी गूगल खोल पड़ेगा कि क्या कह रहे अशोक भैया। मैं एक बात कहूँ, ये मत कहिए डर नहीं लगता, या आप कह सकते हैं, आप लोगों को तो खैर ठीक है प्रवक्ता है, लेकिन मैं इस बात का काउंटर जरूर करूंगा, डर सबको लगता है। मैंने अपने 35 साल के करियर में बड़े बड़े नेताओं का गला सूखते देखा अशोक भाई। क्या अरे 4 चतुर्भुजधारी हो क्या? शंख चक्र गदा पद्म लेके आए हो? नहीं ना। एक बात बताता हूं, फिर आऊंगा प्रशांत पटेल के पास। मुलायम से मनमोहन सिंह की सरकार थी अशोक जी, दूसरा चरण था, दूसरा कार्यकाल। मुलायम सिंह जी का एक वक्तव्य बयान आया कि सारी समस्याओं की जड़ कांग्रेस है। सुनिएगा, सारी समस्याओं की जड़ कांग्रेस है, जो गड़बड़ हो रहा है, किसान मजदूर आदि आदि सब। मैं मुलायम सिंह जी से मिला, मैंने उनसे कहा कि नेताजी जब सारी समस्याओं की, सुजाता जी आप भी सुनिएगा, आगे काम आएगा, मैंने कहा जब सारी समस्याओं की जड़ कांग्रेस है तो आप अपनी चिट्ठी तो वापस ले लो राष्ट्रपति भवन से, जो आपने अपने दस्तखत से भेजी है समर्थन की। बाद में ये कुछ करें, आप तो पाप से मुक्त हो। तो मालूम क्या कहा अशोक जी उन्होंने? क्या मैं कह रहा हूं अपनी जिम्मेदारी में, उनने एक सज्जन बैठे थे, उनका नाम नहीं लूंगा, वो अभी सक्रिय हैं आपकी पार्टी में, उनकी ओर कहा कि देखो भैया अग्निहोत्री जी क्या कह रहे हैं, ये हमें कहां फंसाना चाह रहे। बोले भैया सरकार सरकार होती है, उसके 1000 हाथ हैं, हमारे पीछे सीबीआई लगवाओगे? अशोक जी, राजनीति का सच यही है मित्र, इतना ही, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं। भगत सिंह वाला जेस्चर ठीक नहीं। अब कौन भगत सिंह है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो। क्या आखिर जो लोग चुनाव में पर्चा नहीं खड़ा नहीं हो पा रहे, वो किसी न किसी पार्टी से तो है ना। अब वो कह रहे हैं कि भाजपा वालों की जिम्मेदारी है कि हमारे उम्मीदवारों को खड़ा रखें। ऐसा कहीं होता है? नहीं ना। और मैं तो आपसे भी कहूंगा अशोक जी, अपने उम्मीदवारों पर निगाह रखिए। वक्त खराब है, मौसम खराब है, पता नहीं कब कौन कहां भाग जाए, भाजपा की कार में बैठा दिखे। इसलिए मैं कह रहा हूं। खैर, प्रशांत पटेल जी, अमेठी और रायबरेली, आपने भी रायबरेली कुछ सोच के रोका होगा नहीं कि भाई तू डाल डाल मैं पात पात। और दूसरा, आज मैं एक वीडियो देख रहा था, पुराना है नया है मुझे नहीं पता, लेकिन एक सार्वजनिक समारोह में ब्रजभूषण एक बहुत इमोशनल लोकगीत गा रहे हैं, जो वैराग्य और दुख से भरा है, रुदाली टाइप का। क्या कैसरगंज की भी बड़ी लोगों को प्रतीक्षा है कि भैया वहां ऊंट की स्करवट बैठेगा कि नहीं बैठेगा, खड़े रहेगा। प्रशांत जी। जी निश्चित तौर पर, चूंकि इन सीटों पर चुनाव 20 मई को और नॉमिनेशन की लास्ट डेट 3 मई है। 3 मई से पहले हमारे कैंडिडेट घोषित हो जाएंगे। लेकिन जो पार्टियां कह रहे हैं कि हम डरते नहीं किसी से, हमारा गठबंधन मजबूत है, और हमने तो कभी नहीं कहा कि अमेठी रायबरेली हमारा गढ़ रहा है या हमारी कोई पैतृक सीट रही है। अमेठी चलिए तो अभी हम रिसेंटली जीते काफ़ी समय बाद, और रायबरेली हम लास्ट जो 96 और 98 में जीते थे, उसके बाद तो हम जीते नहीं। हालांकि पिछले 15 सालों से हमारा परसेंटेज बढ़ रहा है।
लेकिन जिन लोगों का गढ़ रहा है, जो पूरा 10 जनपद का पूरा 35 सीटें रही हैं, बड़े बड़े उनके नेता सोनिया जी, राहुल जी, सब लोग वहाँ से लड़े हैं, तो उनको किस बात का डर है वहाँ से उम्मीदवार घोषित करने में? उनको करना चाहिए, हम लोग तो कर देंगे। खैर हमने तो अमेठी पे हम श्योर थे, तो अमेठी पे हमने पहले लिस्ट पे ही जारी कर दी, तो वो लोग करें घोषित, हम लोग भी, हमारा कैंडिडेट तैयार है। हम लोग जैसे ही समय आएगा, आज 29 तारीख हो गई है, 1-2 दिन में हमारा भी उम्मीदवार आ जाएगा। और जो लोग दिन भर लोकतंत्र चिल्लाते हैं, आज राहुल जी बताएं भाई कि वहाँ वायनाड गए, वायनाड में भी कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ पे इनके पीछे पड़ गई। आज वहाँ पे वायनाड की सीट भी फंस गई, जब से एनी राजा वहाँ से खड़ी हुई। कम्युनिस्ट पार्टी लगातार कह रही कि भाई राहुल जी तो नॉर्थ इंडिया में जाकर लड़े, यहाँ हमारे वोट काटने का काम क्यों कर रहे हैं? तो ये इनका अलायंस की सच्चाई कि एक राज्य में, पश्चिम बंगाल में अलग मिलकर के लड़ रहे हैं दोनों चीजें, पार्टियां, और वहां पे जाके विरोध में लड़े हैं। यही आम आदमी पार्टी के साथ कि पंजाब में अलग अलग लड़ रही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, और यहाँ दिल्ली में गठबंधन किए हुए। तो इस तरह का दोहरा रवैया है जो इनका जनता के बीच में एक्सपोज हो रहा है। सुजाता पांडे, आपको याद होगा कि ममता जी ने एक बार सुझाव दिया था सार्वजनिक तौर पर, कोई कान में नहीं कहा था, सार्वजनिक तौर पर कहा था कि प्रियंका गांधी को बनारस में मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए, वहां से हवा बनेगी, वहां से टेम्पू बनेगा। क्या लग रहा है? अभी तो रायबरेली का मामला फरियाया नहीं गया, वो बनारस भेज रही है, बताइए। देखिए अमिताभ जी, वो कहते हैं ना कि बंद मुट्ठी लाखी और खुल गई तो खाकी। तो जब प्रियंका गांधी के बारे में जो यह हवा बनाई जा रही है, वो मुझे लगता है कि वो ऑलरेडी वो फिजल आउट हो चुकी है। पिछली बार जब उनको उत्तर प्रदेश का उनको भार दिया गया था, उस समय कांग्रेस की ये शर्मनाक हार हुई कि उनके 80 से ज्यादा जो कैंडिडेट्स थे उनको नोटा से भी कम वोट मिले थे, और वो 5वीं 4वीं रैंक पे थे उनके सारे कैंडिडेट्स। तो अभी कोई ऐसा कोई तिलस्मी कार्य करेंगे प्रियंका गांधी, ऐसा कुछ लगता नहीं। वो तो म्युनिसिपैलिटी का चुनाव भी नहीं लड़ी है, अभी वो सिर्फ वो सोनिया गांधी और गांधी परिवार की बेटी हैं, तो फिर उनके बारे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तो कहना ही पड़ेगा, वो तो उनकी रोजी रोटी है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे कि ऐसा कोई ट्रैक रिकॉर्ड है उनका, या कोई कनेक्ट है उनका कि उसकी वो रायबरेली आ जाएंगी तो चीजें बदल जाएंगी। क्योंकि जब आप, मैं तो डेटा की आई एम अ वुमन ऑफ डेटा, तो अगर जब आप देखते हैं कि डेटा कंपेयर करते तो रायबरेली में भी कांग्रेस का जनाधार लगातार घटा है, और उसका कारण साफ है अमिताभ जी, बहुत सिर्फ एक आम जनता के हिसाब से समझिए। जब रायबरेली और अमेठी की जनता ये देखती है कि बनारस से जब प्रधानमंत्री चुनाव लड़ते हैं और बनारस का कायाकल्प कर देते हैं, तो अमेठी की जनता और रायबरेली की जनता भी ये पूछती है कि हमने तो इससे ज्यादा प्रधानमंत्री यहाँ से चुने, आपको संसद में बिठाया, हर कुछ किया, तो हमारी सड़कें टूटी हुई क्यों है, हमारे यहाँ होटल की व्यवस्था क्यों नहीं, हमारे यहाँ व्यवसाय क्यों नहीं है, हमारे यहाँ जो भी कारखाने थे वो बंद क्यों हो रहे, और आप यहाँ पे एक बार भी दिखाने अपना मुंह क्यों नहीं आए। आपको एक बार हराया, पर हमने तो आपको, आपके परिवारों को भेजा संसद में। तो रायबरेली की जनता और कमेटी की जनता का एक ही प्रश्न है और एक ही मुद्दा होगा कि डेवलपमेंट कौन करेगा हमारा। ठीक है।